नमस्कार। आज हम परमाणु ऊर्जा की कहानी को थोड़ा करीब से समझेंगे। नमस्कार। हाँ, ये एक ऐसी खोज है जिसने दुनिया को वाकई बदल दिया। मतलब ऊर्जा भी दी और साथ में डर भी। बिल्कुल। हमारे हाथ में द न्यूक्लियर जर्नी, पावर एंड पेरिल के कुछ अंश है। तो आज का मकसद है इस स्रोत से उन खास बातों को निकालना जो इस शक्तिशाली तकनीक के दोहरे पहलू, इसके इतिहास और असर को समझने में मदद करें। हाँ, और स्रोत की शुरुआत काफी दिलचस्प है। ये हमें ले जाता है 19वीं सदी के अंत में। 1896 हेनरी बेकरेल ने रेडियोधर्मिता खोजी। अच्छा, रेडियोधर्मिता मतलब कुछ तत्व हैं जो अपने आप एक तरह की ऊर्जा छोड़ते हैं। फिर मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी आए। उन्होंने रेडियम जैसे और तत्व खोजे। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि शायद इन शुरुआती वैज्ञानिकों को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी ये खोज मानवता को कहां ले जाएगी। हाँ, कि परमाणु के अंदर इतनी बड़ी शक्ति छिपी है। और फिर आया वो जिसे स्रोत कहता है निर्णायक मोड़, परमाणु विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। हाँ, फिजन। इसे स्रोत कैसे समझाता है? सरल शब्दों में स्रोत इसे कहता है ऊर्जा क्रांति की कुंजी। मतलब आसान भाषा में समझे तो जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम जैसे भारी परमाणु के नाभिक यानी सेंटर से टकराता है, हाँ। तो वो नाभिक टूट जाता है। और जब वो टूटता है तो भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ओके। और साथ में निकलते हैं कुछ और न्यूट्रॉन भी। यही अतिरिक्त न्यूट्रॉन फिर आगे और परमाणुओं को तोड़ते हैं। अच्छा, तो एक के बाद एक। हाँ बिल्कुल, एक श्रृंखला अभिक्रिया मतलब चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। स्रोत के मुताबिक यही चेन रिएक्शन परमाणु ऊर्जा और दुर्भाग्य से परमाणु बम दोनों का आधार बनी। यहीं पर कहानी का वो चिंताजनक मोड़ आता है जिसका जिक्र स्रोत में है, विनाश का रास्ता। बिल्कुल, स्रोत साफ बताता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसी खोज का इस्तेमाल हथियार बनाने में हुआ। 1945 हिरोशिमा और नागासाकी। हाँ, परमाणु बम गिराए गए, लाखों जाने गईं। स्रोत इसे विज्ञान के, आप कह सकते हैं, अनियंत्रित इस्तेमाल का सबसे भयावह उदाहरण मानता है। एक सबक। हाँ, एक सबक जो भुलाया नहीं जा सकता। ये दिखाता है कि ज्ञान का इस्तेमाल वो विनाश के लिए भी हो सकता है। लेकिन जैसा आपने कहा और जैसा स्रोत भी कहता है, ये एक दो-धारी तलवार है। हाँ। तो इसका दूसरा पहलू रचनात्मक उपयोग। हाँ बिल्कुल, ऊर्जा उत्पादन। स्रोत 1954 में तत्कालीन सोवियत संघ मतलब रूस द्वारा दुनिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत को एक बहुत महत्वपूर्ण कदम मानता है। अच्छा, 1954 में ही शुरू हो गया था। हाँ, इसके बाद अमेरिका, फ्रांस, भारत, कई देशों ने इस तकनीक को अपनाया। और स्रोत का एक मुख्य तर्क ये है कि ऊर्जा की बढ़ती मांग और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने की जरूरत ने इसे बढ़ावा दिया। सही, और इसे अक्सर स्वच्छ ऊर्जा या क्लीन एनर्जी कहा जाता है। वो क्यों? क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें नहीं निकलती, जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं। लेकिन स्रोत इस स्वच्छ ऊर्जा वाले पहलू पर कुछ बारीकियां भी जोड़ता है ना? जरूर। जैसे वो परमाणु कचरे वाली बात। हाँ बिल्कुल, स्रोत इस बात को साफ करता है कि स्वच्छ का मतलब पूरी तरह जोखिम मुक्त नहीं है। परमाणु कचरा वो एक गंभीर समस्या है। सही। उसका सुरक्षित निपटान सदियों तक सुनिश्चित करना होता है। तो जहां कार्बन उत्सर्जन नहीं है, वहीं वो रेडियोधर्मी कचरे का खतरा है। स्रोत दोनों बातें सामने रखता है। इसी ऊर्जा और सुरक्षा के संतुलन की तलाश में भारत की अपनी कहानी भी है जिसका जिक्र स्रोत में है। डॉक्टर होमी भाभा की भूमिका। स्रोत डॉक्टर भाभा को भारत के परमाणु कार्यक्रम का दूरदर्शी जनक मानता है। हाँ। उनके नेतृत्व में भारत ने शांतिपूर्ण उपयोग के लिए परमाणु क्षमता विकसित करने का रास्ता चुना। हाँ, शांतिपूर्ण उपयोग पर जोर था शुरू में। बिल्कुल। स्रोत 1974 के स्माइलिंग बुद्धा परीक्षण को भारत के इरादों के प्रतीक के रूप में देखता है। मतलब क्षमता का प्रदर्शन पर शांतिपूर्ण। और फिर पोखरण 2 परीक्षण हुए। उसके बाद भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना। स्रोत इस कदम को कैसे देखता है? स्रोत इसे भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और सामरिक स्थिति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखता है। ये दिखाता है कि भारत अपनी सुरक्षा और हितों को लेकर कितना गंभीर था। लेकिन स्रोत ये भी रेखांकित करता है कि इससे दक्षिण एशिया में सुरक्षा चिंताएं भी बढ़ी। सुरक्षा की बात आई है तो स्रोत परमाणु ऊर्जा से जुड़े खतरों और दुर्घटनाओं पर भी ध्यान दिलाता है। चेरनोबिल और फुकुशिमा। हाँ, ये बहुत अहम है।
स्रोत चेरनोबिल 1986 और फुकुशिमा 2011 जैसी दुर्घटनाओं को गंभीर चेतावनी मानता है। ये हादसे दिखाते हैं कि डिजाइन में खामी हो या मानवीय भूल हो या फिर कोई प्राकृतिक आपदा, हाँ, तो क्या हो सकता है। स्रोत के अनुसार इन घटनाओं ने दुनिया भर में परमाणु सुरक्षा मानकों को और कड़ा करने पर मजबूर किया। लेकिन खतरा तो फिर भी रहता है। हाँ, ये भी सच है कि जोखिम कभी शून्य नहीं होता। अत्यधिक सतर्कता और निरंतर सुधार, बस यही एक रास्ता है। तो इस स्रोत को पढ़कर जो पूरी तस्वीर उभरती है वो विज्ञान की तरक्की, वैश्विक राजनीति, ऊर्जा की जरूरत और इंसानी जिम्मेदारी की एक बहुत जटिल कहानी है। बिल्कुल सही। स्रोत हमें यही दिखाता है कि परमाणु ऊर्जा का ये सफर, ये उम्मीद और खतरे के बीच संतुलन साधने की एक लगातार कोशिश है। एक तरफ अपार संभावनाएं हैं तो दूसरी तरफ गंभीर जोखिम। और स्रोत हमें इसी सवाल के साथ छोड़ता है ना कि इस तकनीक की इतनी बड़ी शक्ति और इससे जुड़े जोखिमों को देखते हुए हम मतलब मानव जाति ये कैसे पक्का कर सकती है कि इस दोधारी तलवार का इस्तेमाल मुख्य रूप से प्रगति और भलाई के लिए हो। हाँ, ये बड़ा सवाल है। जैसा कि स्रोत इशारा करता है, क्या हम वाकई इसे आने वाली पीढ़ियों को अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाने वाले साधन के तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे या इसके खतरे हमेशा हम पर हावी रहेंगे। ये सवाल भविष्य के लिए खुला है और शायद इसका जवाब हमारी सामूहिक समझदारी और जिम्मेदारी पर निर्भर करेगा।